नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे हमारे कार्यक्रम सियासत की बात में राज्य में जो अभी हाल ही में डीडीसी चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के परिणाम आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत की दशा और दिशा को किस प्रकार से तय करेंगे, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। वर्मा जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। शुक्रिया। वर्मा जी, बताएं कि अभी जो डीडीसी चुनाव हुए हैं उस पर आगे इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बात के लिए केंद्र की मोदी सरकार का शुक्रियाना कहना चाहिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में ये पहली बार ये चुनाव कराने का पहल की। नंबर दो, दूसरी मुबारक की बात यह है कि ये ऐसे पहले चुनाव थे जिसमें जम्मू से लेकर वैली तक सभी जगह खराब मौसम, बारिश, तूफान के बावजूद भी लोगों ने बम्पर वोटिंग की। ये दो बड़े अच्छे संकेत थे जो कि जम्मू कश्मीर के हवाले से। अब बात आपने की नतीजों की। देखिए, नतीजे जम्मू में जिस प्रकार के नतीजे आए हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी 10 जिलों में भाजपा को बढ़त मिली है या उनका ग्राफ बहुत ऊपर गया है। 4-5 जिलों में हम बोल सकते हैं कि उन्होंने सुपड़ा से साफ करने जैसी स्थिति बनाई है विपक्ष के। लेकिन अगर तो आप पीर पंजाल की बात करें 2 जिलों की, उसके अलावा बात करें आप चिनाब वैली के 3 जिलों की, तो हमारा मानना है कि वहाँ पर नतीजे बड़े मिक्स रहे। वहाँ भाजपा को बड़ी फाइट करनी पड़ी। और वहाँ हैरानी की बात यह है कि गुपकार गठबंधन ने भी वहाँ अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस शो की है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी भी है। नहीं, वो तो साफ दिख ही रहा है। जैसे जम्मू में अगर देखा जाए तो एक बड़े दल के रूप में भाजपा उभरी है, तो कश्मीर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े दल के रूप में एनसी ने कम बैक किया है, जिसे हम कल तक सोच रहे थे कि वो बिल्कुल अपनी ज़मीन खो चुके हैं। तो अभी आप कैसे इसको देखते? देखिए, बिल्कुल आपने सवाल बड़ा सुंदर सवाल किया है कि जब ये पिछले साल जब 370 और 35 से टूटी, उसके बाद जो माहौल बना पूरे जम्मू कश्मीर में, केंद्र की तरफ से जो पहल की गई, जो एहतियाती कदम उठाए गए और जो माहौल बना कश्मीर में ख़ास तौर से, तब ये समझा गया कि शायद ये गुजरे ज़माने की बात हो गई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। चूँकि उनकी हिरासत में या गिरफ्तारी में या नज़रबंदी में हैरत की बात यह है कि कश्मीर से कोई आवाज़ तक नहीं उठी। इवन किसी ने औपचारिकतावश बयान तक नहीं दिया कि इनको आखिर क्यों जेल में ठोका गया या इनकी क्यों नज़रबंदी की गई है। उससे साफ जाहिर था जो कश्मीर में उस समय साइलेंट तरीके से लोग ये भी मानते थे कि चूंकि ये दोनों दल नई दिल्ली के एजेंट के तौर पे यहाँ काम कर रहे थे, इन्होंने कश्मीरियों का कोई भला नहीं किया, ये अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने में लगे रहे। अब जब हालात बदले हैं तो ये भुगते। ये एक माहौल उस टाइम कश्मीरियों के वर्ग में ये बात दिमाग में रही। लेकिन अब क्या हुआ, जब इनकी रिहाई हुई, छोड़ दिया गया, पहले अब्दुल्ला फैमिली छोड़ेगी और छोड़ेगी, लास्ट में फिर महबूबा मुफ्ती को रिलीज किया गया। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद ये लोग कोशिशें करेंगे अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को शुरू करने की, लेकिन उस मयार तक ये नहीं पहुंच पाए जैसा कि इनका पहले सत्ता में रहते, सत्ता से पहले इनका एक वजूद बना हुआ था। बट जैसे डीडीसी चुनाव का ऐलान हुआ, हालांकि उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल कॉन्फ्रेंस और दूसरे जो छोटे मोटे दल थे, उन सब ने मिलकर गुपकार गठबंधन की स्थापना कर ली थी। लेकिन महबूबा ने जैसे रिहाई हुई वो भी उसमें शामिल हो गई। इसके बाद जैसे चुनाव आयोग ने यहाँ पर डीडीसी चुनाव का ऐलान किया, तो अपना ये भी क्यास राजनीतिक पंडित मानते हैं कि शायद नई दिल्ली या भाजपा या दूसरे दल ये समझे बैठे थे कि ये चुनाव मैदान में पहली बार, जिस तरह पहले इन्होंने बहिष्कार किया था लोकल बॉडीज का, पंचायत का, उसको बाइकाट करेंगे, इस बार भी करेंगे। जी जी। दूसरा, जब इन्होंने लड़ने की बात कही तब दूसरा ये सोचा कि शायद ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और इनकी जीत नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से माहौल को देखा, भांपा, रणनीति जैसे भी रही, उन्होंने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया। हाँ, मैं यहाँ कांग्रेस का जिक्र जरूर करूँगा, क्योंकि कांग्रेस एक हाशी व बड़ी जमात दिखाई दी पिछले दिनों तक। और कांग्रेस की दुविधा ये थी, अगर वो गुपकार गठबंधन चलती है तो जम्मू में उसका जो वोट बैंक है वो उससे विमुख होता है। वो उन्होंने कहना है कि ये तो गुपकार के साथ चली गई, तो वो अंदर खाने
मिले भी होते और ऊपरी तौर पे कह भी रहे थे कि हम नहीं हैं। अभी भी इन चुनाव में चौथे नंबर की पार्टी के रूप में कांग्रेस नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। गुपकार गठबंधन की बात करें, जिस प्रकार कल चुनावी नतीजे आने के बाद उमर अब्दुल्ला खासतौर से फोर्थ फ्रंट पे आके बोल रहे हैं कि हमने 370 और 35A की बात की थी उसको एंडोर्स किया कश्मीर के आवाम ने, लेकिन वो ये भूल गए कि ये जो वोट हुआ है ये लोकतंत्र की एक पर्व को मनाने के तौर पे हुआ है। ये कोई 370 या 35A के पक्ष में वोट नहीं है। ये वोट बेसिकली है कि कश्मीरी आवाम ने कहा कि हम हिंदुस्तान के आइन संविधान के तहत ही हमें विकास है, गली है, सड़क है, पानी है, बिजली अगर चाहिए तो हमें भारतीय संविधान के तहत ही मिल सकता है, कोई नए संविधान के तहत नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस नाते उन्होंने जबरदस्त बढ़ चढ़कर मतदान किया, जिसका नतीजा यह है। ये अलग बात है कि ये अपने तरीके से उसकी व्याख्याएं करने में लगे हैं कि आने वाले दिनों में हम इस मुद्दे को और उठाएंगे, लेकिन हम जानकारों का भी मानना है, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि अगर ये उस तरह की कोई तड़मबाजी करेंगे तो उसका इनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जैसे कि अभी इन चुनावों में बात करें तो बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, 277 के करीब जो है जिनके रुझान अभी परिणाम आए हैं जो उसमें, तो एनसी को 65 सीटें मिली हैं और इसी बीच पीडीपी को 26 और कांग्रेस को 24। लेकिन इस बीच ये भी बात उठ रही है कि सबसे ज्यादा लाभ उस नई पार्टी को हुआ है जो इस राज्य की सियासत में अभी अभी आई है, यानी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 12 सीटें वो भी ले गई। तो आप अपनी पार्टी को कहां पर देखते हैं इन चुनाव में? देखिए, अपनी पार्टी के बारे में हालांकि गुपकार गठबंधन का तो ये कहना है कि ये बीजेपी की बी लाइन है, उनका जो अपना एक वो तो बुखारी साहब उनका जो प्रोपेगेंडा जो है, और सब जानते हैं कि वो पहले पीडीपी में थे बुखारी साहब, और उनके जितने मैक्सिमम लीडर हैं वो सब पीडीपी से टूटन से इस पार्टी में अपनी पार्टी। जम्मू में कुछ कांग्रेस के नेता गए जिनमें विक्रम मल्होत्रा है, मंजीत सिंह है और 2-4 और लोग गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि इसका मायने ये हुआ कि कश्मीर के आवाम ने, स्टेट के आवाम ने ये समझा है ना कि ये भी एक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, एक ऑप्शन है। तो डेमोक्रेसी का यही तो खूबसूरत गुलदस्ता है कि इसमें हर कोई अपनी बात कह सकता है, चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि वो उस संविधान जिसकी शपथ लेता है उसके तहत समाज को, देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करें। अभी जैसे इन चुनावों में निर्दलियों ने 48 सीटें ली हैं, जो कि पूरे में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। अगर तीसरे नंबर पर देखा जाए तो निर्दलीय ही हैं। अभी इनको चेयरमैन बनाने हैं सभी जिलों में, तो उसमें निर्दलियों की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, कश्मीर की यहाँ तक बात है, वहाँ का टेम्परामेंट हम जो समझते हैं वो जम्मू से थोड़ा अलग है। वहाँ पर उनकी कई मजबूरियाँ हैं, उनको थ्रेट्स भी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा जम्मू में मानना है कि जो निर्दलीय कई ऐसे भी आए जीत के, जिनको भाजपा ने, वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय खड़े हो गए, वो जीत गए। उनकी स्थिति घर वापस लौटने वाली बन सकती है कि वो चाहेंगे कि बीजेपी का अगर चेयरमैन बनता है उसको बाहर से या अंदर जैसा भी सपोर्ट वो उसको करेंगे। तोड़ मरोड़ की राजनीति होने की पूरी संभावना है। हॉर्स ट्रेडिंग तो होगी, लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, ये घाटी में जो गुपकार गठबंधन इतना बड़ा ग्राफ ले गया खींच के एक गठबंधन के तौर पे, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भाजपा आलाकमान की जो रणनीति रही इस मामले में, लोग उसको नहीं पसंद करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हालात ऐसे बना दिए गैंग बोल के कि लोगों की ज़बरदस्ती सहानुभूति इनके साथ कश्मीरियों की चुनाव बैल और पीर पंजाल में जुड़ गई। अन्यथा अगर नकारात्मक पर इनका प्रोपेगेंडा नहीं होता तो जानकार भी ये मानते हैं और हम भी ये मानते हैं कि गुपकार गठबंधन को इतनी सीटें कतई नहीं मिल सकती। मतलब गुपकार का विरोध जो बीजेपी ने शुरू किया था नकारात्मक तरीके से, उसी विरोध के चलते ही ये पीडीपी और एनसी को इतनी सीटें वहां से मिल गई हैं। बिल्कुल, ये माना भी जा रहा है, ये कश्मीर के लोग भी मानते हैं। अगर इन्होंने इस तरह का प्रचार नहीं किया होता, और हैरत की बात है कि दिल्ली बैठे बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों ने, जिनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उन सब ने जो यहाँ स्टार प्रचारक है, आप ये भी देखते हैं अश्विनी जी, आप तो इतने साल से कवर कर रहे हैं चुनाव को, सब चीज़ें हैं, जिस प्रकार के संसाधनों को इस्तेमाल किया गया जी,
और मैं समझता हूँ जो विपक्ष में चाहे गुपकार गठबंधन था या इंडिपेंडेंट थे या कांग्रेस था या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी थी, किसी भी दल के पास ना स्टार प्रचारक थे ना इतनी बड़ी तादाद में संसाधन थे। लेकिन फिर भी ये खुशी की बात है, ये लोकतंत्र है, इसमें सभी ने अपनी अपनी भूमिकाएं अदा की हैं और उम्मीद करते हैं कि नतीजे जो भी रहे हों, अब सबको मिलकर अलगाव की बात छोड़कर प्रदेश के लोगों और प्रदेश के आगे ले आने की बात सोचनी चाहिए। इन चुनाव में एक चीज भी हमें जो देखने को मिली है, पिछले दिनों जब चुनाव प्रचार हो रहा था, बड़े बड़े दिग्गज जो अपने कहते हैं वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए, मतलब एक दूसरे पे इस प्रकार से आरोप लगाए गए कि वो जैसे एक सभ्य समाज में मर्यादा से बाहर नजर आया। उसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि आप असंसदीय भाषा का प्रयोग करें, अपने विरोधी के ऊपर एक मतलब ऐसे प्रकार के एलिगेशन लगाएं, कीचड़ उछालें। ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए और एक अच्छे समाज के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। जिस ओर मैंने इशारा किया कि नकारात्मक जो सोच जो रणनीति रही वो भाजपा के लिए घाटी में, नीचे भाजपा अगर 3 जगह कमल खिल सकता है तो 30 जगह क्यों नहीं खिल सकता था? उसकी वजह ये रही कि उस वजह से जैसे बार बार उसको गैंग की संज्ञा दी गई, जो नेता बोलता था गैंग गैंग, वो कई बार क्या होता है 2 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वो गुपकार गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ, नेताओं के साथ और इस गठबंधन के साथ लाभदायक स्थिति इसलिए बनी कि जो उठता था, जितने स्टार प्रचारक है, मैं समझता कोई ऐसा एक स्टार प्रचारक भी जिसने गैंग शब्द का प्रयोग ना किया। अभी जब चुनाव हो गए हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बयान दिया है, मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा था। उन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी के आला कमान कहते हैं कि वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो अभी जो चुनाव के परिणाम कश्मीर से आए हैं उसे देखते हुए उन्हें कश्मीरियों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, या उनकी जो मांग है कि 370 वापस लाने की, उसे वापस लाना चाहिए। क्या आप इसे जायज मानते हैं? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले वही बात कही कि ये गुपकार गठबंधन जो है ना, 370 और 35A के मुद्दे को और संघ शासित प्रदेश बनाए जाने के मुद्दे को ये गलत तरीके से बुझाने की कोशिश करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, सेंटीमेंट्स को भड़काएगा। जिस प्रकार के जिसका 20 बयान का जिक्र कर रहे हो, बयान मैंने ही पढ़ा है, आप ठीक कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला तो अभी बोल नहीं रहे, महबूबा मुफ्ती का भी उसी प्रकार का रिएक्शन है जो उमर अब्दुल्ला जाहिर कर रहे हैं। जाहिर है कि कश्मीर से वो चाहते हैं कि इस प्रकार का एक परिदृश्य दोबारा से खड़ा किया जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहने की कोशिश की जाए, देखिए कश्मीरी अवाम ने 370 के खिलाफ ये एक प्रकार की रायशुमारी की है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि लोगों का लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ा है, लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी की है, सिर्फ इसलिए चूंकि मैं दिखता था, मैंने कई जगह देखा, लोग कहते थे 60-70 साल हो गए, जो MLA बनते रहे, जो मंत्री बनते रहे, उन्होंने सड़कें नहीं बनाई, बिजली नहीं दी, पीने का पानी नहीं दिया। उनकी जो बात रिएक्शन पर चलते बाइट से ये लगता था कि लोगों के जो बुनियादी मसले हैं वो अब तक की सरकारें पूरी नहीं कर पाएँ, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट डाला कि जो अब नए चेयरमैन बनेंगे या DDC के मेंबर बनेंगे वो उनकी बातों को शायद पूरा कर पाएँ। इन चुनावों में जहां बड़े बड़े दिग्गज भी हमने हारते हुए देखे हैं, चाहे वो कम मतों से हारे, लेकिन बीजेपी के हों या अन्य दलों के हों, वो हारे हैं। लेकिन इसके बीच PDP के यूथ नेता, युवा नेता जो क्या वाहिद पारा, वो अभी तो फिलहाल वो NIA की हिरासत में है, ठीक है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव जीते हैं जी। और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने उन्हें बधाई भी दी है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि PDP को इन चुनावों से एक नई जान मिली है, नई उम्मीद मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे और आगे बढ़ के बात करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आने वाले दिनों में जो दशा और दिशा जो शुरू में जिसका आपने जिक्र किया, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में PDP, NC या इनके साथ जो बाकी 5 अन्य गठबंधन सहयोगी हैं, वो आने वाले दिनों में इन मुद्दों को उठाकर दिल्ली से टकराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं।
तो ये थे हमारे साथ सतीश वर्मा जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से कश्मीर के हालात और जम्मू के हालात, इवन के पूरे जम्मू कश्मीर पर जो अभी हाल ही चुनाव हुए हैं, आने वाले समय में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे उसका भी जिक्र किया है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन रिकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।